हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है हमारी 6th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत हमारी बुक है। और हमारे अतीत के अंतर्गत बच्चों, इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे खुशहाल गांव समृद्ध नगर। खुशहाल गांव की बात हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से आपका कर चुके थे। हमने कुछ आपकी वह चीज़ों को पढ़ा, उसमें जाना और उसको समझा। और हम लोग जो है अंतिम रूप में, जब हमने अपना लेक्चर अंतिम किया था तो हम लोग एक जातक कथा पढ़ रहे थे। जातक कथा का मीनिंग है जो हम लोग आपकी मॉरल रूप से, मौखिक रूप से जो कहानियां सुनते हैं उसको हम जातक कथा बोलते हैं। वैसे जातक कथा जो है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो आपकी कथाएं हैं उनको हम जातक कथाएं कहते हैं। देखिए, हमने देखा कि एक चतुर जो आपको गरीब था, हमने उसकी कहानी को पढ़ा कि वहाँ किस प्रकार से वो आपका पैसे कमाता है। मरे हुए चूहे से वो आपका एक दुकानदार को बेच देता है जो अपनी बिल्ली के लिए आपका भोजन जो आपका चाहता है, एक सिक्के में फिर टहनी कुछ खरीदता है, फिर घास आपका फ्री में लेकर उसको बहुत सारे आपके पैसों में बेच देता है। तो इस प्रकार की ये सारी चीजें करता है और कैसे वो चतुराई से आपका पैसे कमाता है, इसको हम लोगों ने आपका अपने लेक्चर के माध्यम से देखा और पढ़ा था। क्लियर है? आज हम लोग जो है इससे आगे अपने लेक्चर को अपना कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ज्यादा समय लेते हुए सीधे हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, एक निर्धन की चतुराई को हमने देखा और साथ ही में साथ जो हम लोगों ने आपके इससे पिछले लेक्चर में नगर क्या कहती हैं कहानियां, आपके यात्रा विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व को पढ़ा। प्राचीन तब हम लोगों ने जो आपके तमिल रचनाएं थी हमने उनके विषय में भी कुछ जानकारी इकट्ठा करी। गांव में कौन रहता था, कैसे गांव की व्यवस्था चलती थी, इनको हम लोगों ने देखा। सिंचाई की वहां सुविधा कर कर कैसे आपका उत्पादन को बढ़ाया, आपका संडासी क्या थी, आपका कुल्हाड़ी क्या थी और किस तरह से लोहे का प्रयोग हो रहा था, इसको भी हम लोग आपका देख पाए। क्लियर है? और खेती में लोहे के औजार से आपका किस प्रकार से इस उपमहाद्वीप में पहली बार वो आपका प्रयोग किया गया, इस चीज को हम लोग अपने कल के लेक्चर के माध्यम से इनको पढ़ा और समझा। कल हम लोग यहाँ तक अंतिम आपका देख चुके थे। आज हम जो है बच्चों इससे आगे चलने वाले हैं और इसके हम लोग आपका इसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। क्लियर है? देखिए, हम लोग यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए, सभी को ध्यान देना है कि ये है आपका प्राचीन नगरों के जीवन में। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए। देखिए, जो नगर हैं, अगर आप शहरों को देखें, नगर किसको बोलते हैं आपका शहरों को, तो कुछ नगर ऐसे हैं जो अभी बने हैं कुछ 150 साल पहले, कुछ आपके 500 साल पुराने हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा पुराने हैं जिनको हम प्राचीन कहते हैं। देखिए, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोत से भी पता चल सकता है। कह रहे, देखिए हमको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप जानना चाहें कि कोई आपका प्राचीन नगर था, उसके विषय में हमें किससे पता चलेगा, तो हमको जो प्राचीन नगर हैं उनसे, जो हमें स्रोत है नगर के, उनसे पता चलेगा। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। क्या करते थे उनको, कि जो शहर में और गांव में फिर जो आपके जंगल से जुड़ी कोई आपकी बातें थी, उन बातों को मूर्ति कलाकार जो थे अपने ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाते थे जहां लोग आते हैं। अब देखिए, जो गांव की जुड़ी हुई जो आपकी चीजें हैं, उनसे जुड़ी हुई जो आपकी घटनाएं हैं, आपके तथ्य हैं, कुछ आपकी स्मृति है, चाहे गांव की रही हो, शहर की रही हो, आपके जंगल की रही हो, तो मूर्तिकार अपनी कलात्मक ढंग से अपनी पेंटिंग, अपनी कला के जरिए उन मूर्तियों को पत्थर पर बनाता था और फिर उस पर रेलिंग पर, खंभों के इत्यादि के माध्यम से वो आपके लगती थी। जैसे आज की तारीख में आप देखेंगे जो आपके घरों में जो आपका रेलिंग लगी होती है, उस रेलिंग पर आपके डिजाइन बने होते हैं, फूल पत्ती आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के। तो वहां लोगों को आपका सजाया जाता था। देखिए, रेलिंग कुछ आपका इस प्रकार की होती थी। यह रेलिंग आपको दिखाई देगी, इसको देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है जहां मैं लाइन बना रहा हूं। ये रेलिंग को आप इसको बहुत अच्छी तरह से एक बार देखिए बच्चों, आपको समझ आएगी। देखिए, मान लीजिए ये आपका गेट हुआ, ऐसे करके देखिए,
ये किसी के घर का गेट हुआ, और ये द्वार है, प्रवेश द्वार, और बहुत से गेट यूं आपके इस प्रकार के होते थे, इसको समझिए। तो होता क्या था कि जो भी आपकी, तो आपकी चित्रात्मक जो आपकी शैली बनती हो, या फिर आपका मूर्ति के प्रकार से जो आपकी बनती हो, वो आपको सब दिखाई देगा। यहाँ आपके इस प्रकार से आपकी जो आपकी मूर्ति कला थी, वो इस प्रकार से आपकी लगी होती थी कि आप जैसे किसी गेट में आप अंदर जाएंगे, आप उसमें प्रवेश करेंगे, तो आपको इस तरह की विभिन्न विभिन्न लोकाकृतियां आपको दिखाई देंगी। अब देखिए, आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं बहुत बढ़िया से। देखिए, आप इसको देखिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं कि क्या स्थिति थी और क्या चीजें बनी हुई थी। आप इसको बहुत अच्छे से आपका समझ सकते हैं। ये देखिए किस तरह से आपके सो रहे हैं लोग, यहाँ से ये सैनिक राजा कुछ आपके दिखाई दे रहे हैं बच्चों, देखिएगा इनको। ये देखिए, यहाँ किसान दिखाई दे रहे हैं, ये घोड़े हैं उनके, ये सैनिक हैं, ये प्रजा है। देखिए पूरा गांव, शहर, जंगल का सारा भी कुछ चित्रण किया है, जैसे कि आपका सजीव रूप में हो रहा हो। ये सारा चित्रण जो है हम लोगों को इसके माध्यम से ही वो आपका दिखाया जा रहा है। ये प्रवेश द्वार, गेट इत्यादि पर ये सब चीजें आपकी हुआ करती थी बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा यहाँ देखिए। अब देखिए, दिल्ली में मिला वायलकूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से कैसे भिन्न है। अब देखिए, ये वायलकूप है, और ये कह रहा है कि जो हड़प्पा में हमें जल निकास पढ़ा था उससे कैसे भिन्न है। आपको पता होना चाहिए, जो हमने धोलावीरा में जल व्यवस्था को देखा था, क्लियर है, ये उस धोलावीरा की जल व्यवस्था से क्या कैसे डिफरेंट था। तो सबसे पहले आप देखिए, ना तो इस प्रकार की कोई आपकी दीवार मिली है, वहां से पक्की ईंटों की दीवार थी, और आपकी क्या थी, आपकी सीढ़ी नुमा थी। आप इनको समझिए, कैसी थी बच्चों, आपका सीढ़ी नुमा। क्या यहाँ आपका सीढ़ी नुमा है? वहां कुछ ऐसी गोल जो है आपके आप पिलर के रूप में कोई आकृति थी नहीं। और ये जहां तक उम्मीद है पत्थर और कच्ची मिट्टी का है। ठीक, बाकी हम लोग इसको देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो देखिए, ये इस प्रकार आपका भिन्न है। अब नीचे की हम लोग आपका बात कर रहे हैं, सांची की मूर्ति कला से यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। यानी कि मध्य प्रदेश आपका राज्य में सांची का आपका स्तूप है, उसमें आपका एक आपकी मूर्ति कला का नमूना दिखाया गया है। इसमें शहर के जीवन को दर्शाया है। क्या दर्शाया है कि जो शहर का जीवन है वहां उसमें दर्शाया है। इसके अंतर्गत तुम इसके बारे में कक्षा 11 में आप पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या ये ईंटों से बनी है या फिर आपके पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है या किसी इसकी छत का वर्णन करो। अब कह रहे हैं कि ये आपको देखना है और जानना है कि ये कैसे बनी हुई है, ये आपको पता करना है। ये रेलिंग की बात कर रहा है, ये वाली की, ये देखिए, ये वाली छत की, इन सब चीजों की। कहाँ का दृश्य है ये? सांची के स्तूप का। तो ये आपको पता करना है, और थोड़ा सा आपको इनके विषय में आपको देख लेना है। आगे चलिए, देखिए अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थी। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़े हैं, हम बहुत सारे महाजनपदों को पढ़े हैं। अंगुत्तर निकाय में हम लोग बज्जी जनपद, अंग, कौशल, मगध और बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं महाजनपद जिनके विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, देखिए जैसे कि तुमने पढ़ा है, इनमें से कुछ शहर पर कोटे से घिरे थे। जैसा कि तुम ऊपर चित्र देख रहे हो, अनेक शहरों में वायल कुएं मिले हैं। ये वायल कुएं घुसल खाने, नाली या आपके कूड़ेदान में आपके प्रयोग होते थे। देखिए, ये शब्द है आपका फारसी का, घुसल खाना। घुसल खाना मतलब हम लोग बाथरूम को बोलते हैं, क्लियर है? बाथरूम जहां हम लोग आपके नहाने के लिए यूज करते हैं। नाली या आपके कूड़ेदान के रूप में आपका ये जो आपका चित्र दिखाया गया है, हम इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे देखिए, ये प्राय वायलकूप घरों के घेरों में होते थे, यानी जो घर हैं उनके आपके घरों में होते थे, लोगों के घरों में। ठीक,
महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। कह रहे जो आपके बड़े महल हैं और जो आपके बड़े बाजार हैं, उन सब चीजों में ये चीजें आपकी बहुत कम मिली है। संभवतः है लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण कारण ये ज्यादा तक समय तक आपके नहीं टिक पाए होंगे। भविष्य में पुरातात्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। करेगा भी कुछ चीज ऐसी हैं आपको दिखाई देगा जो वो आपकी लकड़ी की बनी है, मिट्टी की बनी है और कच्ची ईंटों की बनी है, छप्पर की बनी है। छप्पर को समझिए जो आपकी घास फूस से बनी होती है। और यही कारण है कि इन सब चीजों से बनी होने के कारण ये ज्यादा लंबे समय तक आपका नहीं टिक पाए। भविष्य में पुरातत्वविद क्या करेंगे, इनकी आपकी खोज करेंगे और आपके रिसर्च करेंगे। वह इनके विषय में बात कर रहे हैं भविष्य की। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चला है कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। क्या है बच्चों? ऐसा ही एक आपको विस्तृत आपको विवरण दिखाई देगा। वो किसका है? आपका अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पतनों पर वह गए थे उन सभी के बारे में उपमांस ने आपका लिखा है। चित्र 7 प्रश्न नंबर 105 पर भरूच आपका गुजरात में पड़ता है। भरूच आपका बंदरगाह है। अब उनके द्वारा किया गया वर्णन को देखो। ठीक, आपको समझ आएगा कि क्या सारी चीजें हैं, क्या कैसे स्थिति है, क्या हो रहा है। ये सब चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी। ठीक है, इसको देखिए। अब हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत आपका सिक्के की, क्योंकि सिक्का जो है आप देखिए वहाँ किसी मुद्रा का एक प्रचलित रूप है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें सिक्कों के माध्यम से किसी राजा के शासनकाल की, उसके धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक इन सारी स्थिति का हम लोगों को बहुत अच्छे से आपको पता चलता है। और हम सब इन सब चीजों की जानकारी को हम लोग बहुत अच्छे से आपके जुटा पाते हैं। हम इसको देख पाते हैं कि क्या आपका किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी की तुमने देखा है कि वहां किस तरह वहां सिक्के के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया था। बिल्कुल, हम संपत्ति के आधार पर बहुत सारी चीजों का आपका मूल्यांकन करते हैं और हम लोग जानते हैं कि क्या किस प्रकार की स्थिति है। पुरातात्विदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे। आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। कितने साल चले आपके? 500 साल। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों के आहत कर बनाए जाने के कारण आहत सिक्के बने थे। अब देखिए ये इसमें बहुत सारी आकृतियां थी जो आपकी बनी हुई थी। उन आकृति के कारण, उन आकृति के बने होने के कारण ये सिक्के आपको दिखाई दिए, तो आपको पता लगेगा। देखिए किस तरह से इन पर आकृति है। ये वज्र बना हुआ है। ठीक, अब ये देखिए, तो आपको स्पेशल अलग आप करेक्टर के रूप में बिल्कुल टोटल जो जानकारी है ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी और स्पष्ट रूप से आपको मिलेगी। दूसरा ये सिक्का है, आप इसको भी देख सकते। ठीक है बच्चों, अब देखिए विनिमय के अन्य साधन। और आप सबसे पहले देखिए विनिमय क्या होता है? लेन देन, खरीद बेच। हम क्या करते हैं, कुछ चीज लेते और बेचते हैं, तो उन चीजों को आपका खरीदने के लिए, बेचने के लिए हमको कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं बच्चों? देखिए आप दुकान पे जाएंगे तो आपको दुकान पे जाने के लिए आप कुछ पैसे आप देंगे तो कुछ खरीद पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप गए, आपने दुकानदार से कहा कि आप मुझसे 1 किलो सेब ले लो, आप मेरे को 1 किलो दाल दे दो, तो शायद वो ले ले, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति जाए तो मना कर देगा क्योंकि मैंने सेब ले लिए। तो हमेशा क्या होता था पहले, आप लोग, मैं आपको पहले भी बताया है कि जो आपके विनिमय, जो आपकी पद्धति थी, जो आपकी क्रय विक्रय की जो आपकी पद्धति थी, लोग पहले क्या करते थे, सामान के बदले सामान लेते थे।
विनिमय पद्धति को समझिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लोग पैसे देते हैं फिर चीजों को खरीदते हैं। देखिए, संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता को पढ़ो। देखिए, पढ़ते हैं। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लदे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाए शहरों से नमक के सौदागर, यूं चले जाने से कितना सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए, जो आपका नमक होता है उसका उत्पादन हमेशा समुद्रों के जो किनारे हैं, जो तट हैं, चाहे आपका गुजरात हो, कोस्टल एरिया वाला हो, आपका उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, आपका कर्नाटक हो, आपका केरल हो, ये बहुत सारे ऐसे तट हैं जहां आपको हर एक चीज जो है आपको डिफरेंट रूप से आपका दिखाई देगी। आप इनको पढ़ेंगे, आप इनको समझेंगे। ठीक, अब देखिए, थोड़ा सा आप लोग पढ़ें। भरूच का नाम हम लोग आपको, भरूच का नाम एक यूनानी नाम की कहानी है, इसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी शायद ऊपर थी, ये तो हम पढ़ चुके थे ना, इसी को देखते हैं बच्चों। देखिए, बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बेरी गाजा की संकरी खाड़ियां, भरूच पड़ता है आपका गुजरात में, बंदरगाह है बच्चों, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। बेरी गाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल था। राजा द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। कह रहे कि जो बेरी गाजा था, यानी कि जो भरूच था, उस भरूच में आपकी पहले जो खाड़ी थी वो बहुत आपकी सकरी थी, छोटी थी, तो उसमें आपका नाव चला पाना वो क्या था, बहुत मुश्किल काम था। क्या था? बहुत मुश्किल काम था आपका। ठीक, अब देखिए, बेरी गाजा में शराब, टीन, तांबा, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। किनका होता था बच्चों? आपको ध्यान रखना है, बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के, इन सब चीजों का आपका आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी, तात, गोमेद, कानिफूर, सूती कपड़े, रेशम, इत्र इत्यादि यहाँ से लिए जाते थे। अब देखिए, गोमेद हो गया, हाथी का दांत हो गया, सूती कपड़े हो गया, कानी लियान हो गया, ये सब चीजें आपके यहाँ से ही आपके ले जाया करते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। यानी आपका राजाओं के जो उपहार में क्या मिलता था? सोने के बर्तन मिलते थे, गायक जो आपके जवान हो, सुंदर औरतें, बच्चे, शराब, ये सब चीजें आपके वो उनको मिलते थे। ठीक है, बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीजों की सूची बनाओ। भैया, क्या चीज यहाँ से आयात हो रही है ये देखिए, और क्या यहाँ से निर्यात हो रहा है, आप उनकी सूची बना सकते हैं। दो ऐसी चीज बताओ जो हड़प्पा युग में नहीं थी। कौन सी चीज नहीं थी बच्चों हड़प्पा युग में? वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा ना आगे चलते हैं बच्चों, क्योंकि हम जो पहली स्थिति है उन सबको देख चुके हैं, जान चुके हैं, उन सबको आपका पहचान चुके हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है, कैसा क्या है। बेरी गाजा को आपने पढ़ लिया कि जो आपका भरूच आपका बंदरगाह है उसमें किस प्रकार का आयात निर्यात हो रहा है, शहरों की स्थिति क्या बनी हुई है, कैसी उत्कृष्ट आपकी कला है, कैसे उसे मूर्तिकार नगर द्वार पर या घरों के जो महल द्वार हैं उन पर सजीव चित्रण करता था, उन सबको हमने देखा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, कह रहे कि बहुत सारी अनेक गतिविधियां हैं, उनके केंद्र की बात कर रहे हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा मानचित्र
7 प्रश्न नंबर 105 को देखें। मथुरा को आपको मैंने दिखाया था बच्चों मैप में। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वहां कुछ ऐसे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, नगर के अनेक गतिविधि के केंद्र, जहां पर कुछ एक्टिविटी होती थी। हम कुछ उन नगरों की बात करेंगे। अब देखिए मथुरा को देखिए थोड़ा सा। 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ आयात के और व्यापार के दो मुख्य रास्ते पर स्थित था। इसमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर वहां किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। क्या करते थे? आसपास के जो किसान हैं वह उनके रहने के लिए, जो पशुपालक थे वो उनके लिए आपका भोजन आपका जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। क्या था? आपको बेहतरीन आपको मूर्ति बनाने का केंद्र था। यानी कि मथुरा के अंतर्गत उत्कृष्ट आपकी मूर्तियां बनती थी। क्या बनती थी बच्चों? उत्कृष्ट आपकी मूर्तियां बनती थी। ठीक, आपको पता होना चाहिए। लगभग 2000 साल पहले मथुरा तो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। देखिए जो आपके कुषाण आपके शासक थे, कुषाण शासकों की जो दूसरी कैपिटल क्या बनी बच्चों? ध्यान देना आपको, मथुरा बनी थी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। माँ बच्चों कहाँ पढ़ोगे? जो अगला अध्याय है, जो अगला आपका चैप्टर है, आप उसके विषय में बहुत अच्छे से इसमें पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। क्या है बच्चों? आपके बौद्ध विहार हैं और जैन मंदिर है। यहाँ कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था बच्चों? यह आपका कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण आपका क्या रहा है? आपका केंद्र रहा है। ठीक। मथुरा में प्रसार खंडों तथा मूर्ति पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं। कैसे हैं बच्चों? आमतौर पर आपके संक्षिप्त आपके अभिलेख हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। क्या करते हैं कि मंदिरों को, मठों को इत्यादि को दिए जाने वाला जो दान है, उसका ये दान का उल्लेख करते हैं। ठीक। प्राय शहरों के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। क्या करते थे? अधिकारी हो गए, कोई बाप का व्यापारी हो गया, शिल्पकारी हो गया, इस प्रकार के वो दान करते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लुहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख आपका मिलता है। बच्चों किसका मिलता है? मूर्ति कला के साथ और बहुत सारी चीजों को बनाने वाले जो कारीगर थे, उनका उल्लेख आपको मिलेगा। क्या मिलता है? उनका उल्लेख उनको अभी इसके अंतर्गत जो अभिलेख है वो आपको मिलता है। यानी कि जो आपका मथुरा है वो कुषाणों के समय से ही मूर्ति कला का उत्कृष्ट केंद्र बना, जहां पर विश्वविख्यात जो आपकी मूर्ति थी वो आपकी यहाँ आपकी बनती थी बच्चों। क्या बनती थी? विश्वविख्यात आपकी मूर्ति बनती थी। इन मूर्तियों में और बहुत सारी अन्य चीजें थी, जैसे चाहे लोहा बन रहा हो, बुनकर कभी कटोरिया वगैरह कोई चीज भी ऐसी बन रहा हो, वो सब इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहती थी। ठीक। आगे देखिए, मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूची बनाओ। कह रहे जो आपके मथुरा के लोग हैं और जो आपका व्यवसाय करते थे, एक उनकी सूची बनाओ। एक ऐसा व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। बताओ कौन सा व्यवसाय जो बच्चों नहीं था हड़प्पा में? बताइए मुझे। वैसे मैं गोल करता जा रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं क्या चीजें हैं जो आपकी नहीं थी। अब देखिए, उत्तरी काले चमकीले पात्र, सबसे पहले इसको देखते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार। कौन बच्चों? शिल्प तथा आपके शिल्पकार। आपको समझना है कि क्या शिल्प है
और क्या आपके शिल्पकार। थोड़ा इसको एक बार हम लोग देख लें तो जो बहुत सारी चीजें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी और आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, उनको समझ पाओगे कि क्या चीजें हैं। देखिए, ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह बहुत दिखने वाला तथा चमकीली काली सतह वाले पात्र हैं। इनसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च ताप पर रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों में बाहरी सतह काली हो जाती है। इन पर एक पतली काली लेप भी लग जाती है जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? शीशे जैसी चमक प्रदान कर। तो बच्चों, आपने देखा कि जो आपकी मूर्ति कला है वो क्या उत्कृष्ट नमूना हम लोगों को आपके मथुरा में मिला है, और साथ ही में वहाँ किस तरह से गांवों का, जंगलों का और नगरों का जो आपका सजीव वर्णन है, आपकी मूर्ति कलाकार जो हैं वो आपका दिखाते हैं अपनी अपनी मूर्ति कला से जो द्वार बनाते हैं। और साथ ही में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो काले आपके पात्र मतलब होता है बर्तन, जो काले जो आपके बर्तन होते हैं उन पर कैसे चमक होती है। जब कुम्हार अपने बर्तन बनाता है तो बर्तन बनाने के पश्चात वो क्या करता है बच्चों, उसको उच्च ताप पर अपने भट्टे में या भट्टी में रखता है। तो जो आपकी लकड़ियों की जो स्याही होती है, जो राख होती है, वो उन बर्तनों पर चिपक जाती है, जिसके कारण वो काले तथा वो आपके चमकीले हो जाते हैं, जो बहुत आप इफेक्टिव तरीके से हमको। तो बच्चों, आप लोगों ने आपके मोटे मोटे तौर पर एक विशेष आपने चीजों को पढ़ा, जाना और समझा बच्चों। क्लियर है? आज के लिए जो है बच्चों इतना ही। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग शिल्प और जो आपके शिल्पकार हैं हम उनके विषय में आपका उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तब तक के लिए बच्चों अपने लेक्चर को रिवीजन करिए। कोई चीज आपकी छूट गई है आप उसको रिवीजन करें। कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है आप लाइव जुड़िए, चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, अपना डाउट, कोई भी चीज है आप हमसे बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बच्चों स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।